हेलो, नमस्ते, वेलकम टू इग्नू विद्या। हम पढ़ रहे हैं ESO 16 का पार्ट 2 एंड इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे द मॉडल ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सो हम यहाँ देख रहे हैं कि बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखो, जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है धीरे धीरे तरीके से हो, है ना, या फिर रेवोल्यूशनरी तरीके से हो, तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं सोसाइटी के अंदर। एंड इस चीज को समझने के लिए हम दो स्टेज देखेंगे सोसाइटी की, एक ट्रांसफॉर्मेशन से पहले, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तो प्री ट्रांसफॉर्मेशन फेज में अगर हम देखें पहले, तो लोगों का अपना खुद का एक तरीका होता है जीवन जीने का, है ना। उनके खुद के सोशल रिलेशंस होते हैं, नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज होते हैं, एक प्रोडक्टिव सिस्टम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उनकी अपनी पहले से। और इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से लोगों को क्या करना पड़ता है कि वो चीज़ों को बदलना पड़ता है एंड उनको एडजस्ट होना पड़ता है नए रिक्वायरमेंट्स के मतलब तरीके से, क्योंकि पहले वो जैसे जी रहे थे, अब वो नए ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद उस तरीके से नहीं जी सकते हैं। ठीक है, तो उनको चेंज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन फेज के अंदर उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज भी होती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी आदतों को बदलना पड़ता है, समय के साथ बदलना पड़ता है, क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इस चीज को, इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इंडियन सोसाइटी का एग्जांपल लेके। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली बहुत सारी स्ट्रगल करने के बाद। कुछ उसमें रेवोल्यूशनरी मेथड्स थे, हमने अपने वीर क्रांतिकारी भाइयों के बारे में पढ़ा भी है। जैसे रिवॉल्ट हुआ 1857 का, जिसमें मंगल पांडे जी ने स्टार्ट किया था एंड लक्ष्मीबाई थी, बहुत सारे योद्धा थे। 1942 तक हमारे बहुत सारे रिवॉल्ट्स होते रहे, कभी क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा है, कभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा है, बहुत तरीके से हुए। एंड by large, though by peaceful means, yet determined resistance to colonialism। हमने बहुत तरीकों से, मतलब कुछ थे हमारे यहाँ कट्टर लोग, भगत सिंह जैसे, और मैं बहुत इज्जत करती हूँ उनकी। फिर गांधी जी पिक्चर में आए तो उन्होंने नॉन वायलेंस अपनाया, तो पीसफुल मीन से भी हमने रेजिस्टेंस दिया कॉलोनियलिज्म को। इंडिया क्योंकि एक एंशियंट सिविलाइजेशन था, उसके अपने कुछ सर्टेन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि हमारे यहाँ पर कास्ट जो अभी भी है, जॉइंट फैमिली का सिस्टम था जो अब कम हो गया है, अनटचेबिलिटी भी अब कम हो गई है, लेकिन गांव में जाओ तो कहीं कहीं अब भी है। तो इंडियन सोसाइटी ने अपने ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर से मूव करना स्टार्ट किया मॉडर्न की तरफ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। पहले हमारे यहाँ जो भी ओल्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन चलते थे, अब हम कहाँ इंडिपेंडेंस के बाद एक नए स्ट्रक्चर में आ रहे हैं। हमारा अपना संविधान आ चुका था, एक मॉडर्न स्टेट हम बन रहे थे, जहाँ पर डेमोक्रेसी थी, पूरा ऑर्गेनाइजेशन था, प्लान डेवलप्ड एक सोसाइटी थी। आपको पता है 5 ईयर प्लान्स भी बनाए गए थे बहुत सारे, कि प्लानिंग से चलेंगे इस प्रकार से। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या होता है, बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ताकि जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है वो आ सके, लोगों के लिए एक डेवलपमेंट आ सके, लोगों में डेवलपमेंट आ सके, और अनटचेबिलिटी जो पहले हमारे यहाँ थी उसको हम मिटा सके। ठीक है, इक्वलिटी आ सके सोसाइटी के अंदर। इन सारे एफर्ट्स के बावजूद आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे हिस्सों में इंडिया के अनटचेबिलिटी आज भी प्रैक्टिस की जा रही है, उस तरीके से नहीं तो किसी और तरीके से, लेकिन प्रैक्टिस की जा रही है। एग्जाम्पल ऑफ लिंकेज से समझते हैं इस बात को। देखो, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो डायरेक्टली लिंक है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ये जो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन हम अपने देश में चाहते हैं, या जहां भी जो भी कंट्रीज कर रही हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कैसी? रीजन में इम्बैलेंस हो रहा है। भाई, आप डैम्स बना रहे हो, फैक्ट्रीज लगा रहे हो, तो उस जगह के जो लोग हैं उनको आप वहां से उठा के कहीं और शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, पॉल्यूशन हो रही है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रही है, स्लम्स बन रहे हैं, और स्लम्स बन रहे हैं, गरीबी है, तो कहीं ना कहीं वहां धीरे धीरे वायलेंस आता है, वायलेंस देन क्राइम। ठीक है, अब किसी के पास रोटी नहीं है, बच्चा बच्चा पहले से ही क्रिमिनल नहीं पैदा होता,
वो इतना भूख से तड़प रहा है, वो रोटी चुराना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे ये लत बन जाती है, वो क्रिमिनल बन जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी से उम्मीद ये की जाती है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे सारे लोगों को, है ना। ये लीगल और पॉलिटिकल इक्वलिटी दे सबको। लेकिन क्या देखते हैं हम कि इस डेमोक्रेसी ने भी कहीं ना कहीं रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म और कास्टिज्म इंडिया में और एनकरेज किया है। अभी देखो, अभी इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस में सबको अपने चाचा भतीजे, अपनी कास्ट, अपना सबको जाति धर्म सब याद आ जाता है। आ जाता है कि नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, आप लोग बहुत ज्यादा मैच्योर हो। हम लोग पागल बनते रहते हैं और लोग हमारा यूज करते रहते हैं। तो जाति और रीजन इन सब के आधार पे वोट ना दें, ये देखें कि किसके टाइम में अच्छा काम हो रहा है आपकी स्टेट में। ठीक है, तो आपको भी पता है कि यूज करते ही है नेता जातिवाद का, कम्युनलिज्म का, रीजनलिज्म का, इन सारी चीजों का। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ लिंकेज। डेमोक्रेसी का दे दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का दे दिया आपको। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल प्रॉब्लम को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ मैं, वो ठीक लगती हैं मुझे बनाना भी, और मुझे लगता है पढ़ने में भी वो ठीक रहता है। ठीक है, सो बताओ मुझे थोड़ा सा, कमेंट करके भी बताओ, अपने व्यूज मेरे तक पहुंचाओ लाइक कमेंट करके। एंड फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।